हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएएस ऑल डे क्लासेस पे। हम लोग जो है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग जो है उड़ान यानी ओनली आईएएस का एक नोट्स आता है। उड़ान को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, उड़ान यानी 500, जिसमें कि एक साल का करंट अफेयर कंप्लीट रहता है। ये जो है आपको पता है कि अभी मार्च का मंथ चल रहा है, तो इस मार्च में अभी हम जनवरी 2023 से लेके जनवरी 2024 को प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हम लोग ये प्रीलिम्स के टारगेट करते हुए हम लोग इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर करना प्रारंभ किए हैं। फिर जब ये हम लोग कर लेंगे उसके बाद जो हम लोग विजन का 365 भी करेंगे, विजन का 365 भी करेंगे। तो उसमें याद रखना है, तो दो दो करंट अफेयर को हम कवरेज करेंगे, तो जिससे क्या होगा, कुछ टॉपिक तो सेम मिल जाएगा, लेकिन क्या है कि उस टॉपिक को हम क्लियर कट से उसका नोट्स बना के काम करेंगे। तो जिससे क्या होगा, हम पीटी का क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें आसानी होगी। ठीक है। तो इसमें 1 ईयर का क्वेश्चन है और लगभग इसमें जो है 500 प्लस जो है लगभग इसमें करंट अफेयर दिए गए हैं। तो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा एक बार विशेष सूची पर नज़र डाल लेते हैं हम लोग कि विशेष सूची में हम लोग को क्या क्या करना है। तो जैसा कि अगर हम विशेष सूची की बात करें, देखिए सबसे पहला क्या है आपका यानी आपका समावेशी वृद्धि एवं विकास, समावेशी वृद्धि एवं विकास की बात की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बहुयामी ग्रामीण सूचकांक के बारे में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद वित्त समावेशन, उसके बाद इसी टॉपिक को देखेंगे। फिर रोजगार एवं कौशल में फिर हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो मेरा रहेगा बैंकिंग एवं मौद्रिक नीति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर मेरा वित्तीय बाजार के बारे में हम लोग का टॉपिक रहेगा। फिर उसी तरह हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेरा, यानी बैंकिंग के बाद मेरा राजकोषीय नीति के बाद मेरा वित्तीय बाजार रहेगा। उसके बाद जो मेरा टॉपिक आएगा वो रहेगा मेरा एक्सटर्नल क्षेत्र, यानी बाह्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग करंट का टॉपिक को देखेंगे, करंट का टॉपिक में क्या क्या है। उसके बाद हम लोग इंडस्ट्री यानी उद्योग के बारे में देखेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद सेवा क्षेत्र को देखेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा को फिर देख लेंगे। फिर उसके बाद जो है 11वां नंबर टॉपिक रहेगा मेरा एनर्जी रहेगा, यानी ऊर्जा क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है। तो ऊर्जा क्षेत्र के बारे में हम लोग देख लेंगे कि ऊर्जा क्षेत्र में कौन कौन सा विकास हुआ है। तो ऊर्जा क्षेत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद मेरा रहेगा बहुपक्षीय संस्था एवं समझौता क्या क्या हुआ है, जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह, आईएमएफ वगैरह क्या है। उसके बाद लास्ट में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेरा विविध से संबंधित कुछ टॉपिक रहेगा, तो उनसे संबंधित हम लोग कुछ ना कुछ देख लेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो है मेरा समावेशी वृद्धि एवं विकास। समावेशी वृद्धि एवं विकास के बारे में बात की है। तो समावेशी वृद्धि एवं विकास में देखिए सबसे पहला जो है कौन सा है, बहुयामी गरीबी सूचकांक के बारे में बात करते हैं। बहुयामी गरीबी सूचकांक के बारे में तो क्या है इसके संदर्भ में, यानी नीति आयोग, याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बहुयामी सूचकांक जो है कौन जारी करता है, तो नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में राष्ट्रीय बहुयामी गरीबी सूचकांक को क्या किया है, जारी किया है। यानी कब, 2023 का रिपोर्ट। तो याद रखना है, कभी ये भी पूछ देगा बहुयामी गरीबी स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट दे देगा कौन जारी करता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी करता है। अब देखिए इसके बारे में क्या क्या है, तो इस चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले है, अगर हम बात करें, तो बहुयामी गरीबी में लोगों द्वारा अपने दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले विभिन्न अभावों जैसे खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी और पर्याप्त जीवन आदि स्तर को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। यानी बहुयामी गरीबी को नापने के लिए क्या क्या संकेतक है इसके बारे में, यानी संकेतक खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी और पर्याप्त जीवन स्तर, ये सभी चीज़ को उसमें रखा जाता है। अब देखिए अगर बात करें, तो अगर हम बात करें बहुयामी गरीबी सूचकांक यानी वैश्विक बहुयामी गरीबी सूचकांक के बारे में अगर देखें, तो संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी ऑफ द मानव विकास पहल के द्वारा जारी किया जाता है। यानी वैश्विक गरीबी सूचकांक जो है, यानी याद रखना है MPI, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, MPI यानी वैश्विक बहुयामी गरीबी सूचकांक के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे, तो वो कौन जारी करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। 3 व्यापक संकेतक है, पहला है यानी 3 व्यापक संकेतक हैं इनके, यानी 1/3 के बराबर वेटेज के साथ, और 10 उप संकेतक है मापे जाते हैं जाते हैं। जैसे स्वास्थ्य इसका मुख्य है, पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, शिक्षा में है स्कूली हो गया,
यानी 3 इसका मेन उद्देश्य क्या-क्या हो गया? स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया और जीवन स्तर हो गया। मैंने पहले भी बताया था। तो इसी स्वास्थ्य के अंतर्गत में जो आएगा आपका, वो रहेगा मेरा पोषक स्तर क्या है, बल क्या है, किशोर मृत्यु दर क्या है, इन सभी चीज़ का क्या आता है? स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। और शिक्षा के अंतर्गत क्या-क्या आएगा? तो शिक्षा के अंतर्गत की बात करेंगे तो वो क्या-क्या आ जाएगा आपका? स्कूली शिक्षा कैसी है, उसकी उपस्थिति कितना है, कितने वर्ष के बच्चे उसमें रहते हैं। फिर जीवन स्तर क्या है खाने-पीने का, और उसी जीवन स्तर में खाने-पीने का क्या है, ईंधन कैसा है, स्वच्छता कैसा है, पेयजल क्या है, आवास क्या है, बिजली क्या है, संपत्ति क्या है। तो मुख्य तरह से आपको याद रखना है 3 वेटेज रहता है वैश्विक बहुआयामी सूचकांक में, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। चलिए, अब फिर हम आगे बात करते हैं। आगे आगे अगर आगे की बात करें तो इस चीज़ को आगे समझना है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, इस चीज़ को समझना है यहाँ पे कि नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है, नीति आयोग द्वारा जो है जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है, यानी राष्ट्रीय एमपीआई मॉडल वैश्विक एमपीआई मॉडल के 10 संकेतक के बराबर है, बराबर रखता है और 2 संकेतक जोड़ता है। ठीक है, एक स्वास्थ्य की श्रेणी को और मृत स्वास्थ्य और जीवन स्तर की श्रेणी में, यानी बैंक खाते को याद रखना है। यानी मुख्य रूप से कह सकते हैं जो वैश्विक, यानी जो राष्ट्रीय एमपीआई मॉडल और वैश्विक एमपीआई मॉडल के 10 संकेतों के क्या को बराबर यानी बरकरार रखता है और 2 संकेतक को जोड़ता है। यानी राष्ट्रीय वाला जो है और अंतर्राष्ट्रीय वाला वैश्विक वाला जो है, इन दोनों के क्या करता है, इन दोनों के संकेतक क्या रहते हैं? बरकरार रहते हैं, लेकिन 2 संकेतक को जोड़ता है। एक स्वास्थ्य श्रेणी में मृत स्वास्थ्य और जीवन स्तर श्रेणी में बैंक खाते को जोड़ा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। यानी जो हमारा राष्ट्र वाला था इसमें 2 चीज़ का अंतर हो जाता है। चलिए, बाकी बरकरार यानी बाकी सेम होता है। अब देखिए आगे अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें तो गरीबी निर्धारण हेतु, यानी गरीबी का निर्धारण हेतु क्या क्या बात की गई, इस चीज़ को समझना है। तो देखिए जो समितियां हुई हैं गरीबी का निर्धारण करने के लिए, यह देखना है, जानते होंगे आप लोग, बी एन डंडेकर और एन रथ समिति जो है 1971 में कहा है कि 250 कैलोरी, यानी 250 कैलोरी जो है, जो प्रतिदिन प्रदान करता है वो गरीबी रेखा से क्या है? बाहर है। उसके बाद आया वाई के अलग टास्क फोर्स ने, यानी 1979 में उपभोग व्यय ग्रामीण, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो है 2400 कैलोरी की बात की प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी की प्रतिदिन बात की गई है। तो इस चीज़ को समझना है कि 2100 कैलोरी की बात की गई है। अब आया यानी डीटी लकड़ावाला समिति, यानी लकड़ावाला समिति जो है कैलोरी खपत के आधार पर उपभोग व्यय का भी क्या किया? प्राथमिकता दी है। और लास्ट में फिर आया 2009 में तेंदुलकर समिति। ठीक है, तो आप इस चीज़ को जानते हैं कि तेंदुलकर समिति जो है, तेंदुलकर समिति 2009 में आया। इसने मिश्रित संदर्भ अवधि, यानी मिक्स्ड रिफरेंस पीरियड्स के आधार पर, मिक्स रेफरेंस पीरियड्स के आधार पर ग्रामीण और शहरी भारत में एक समान गरीबी रेखा, यानी बास्केट, यानी पीएलवी, और स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय का समावेशन किया है। ठीक है, फिर लास्ट आया है रंगराजन समिति 2014 में। ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग उपभोग में बास्केट बनाकर तेंदुलकर गरीबी रेखा को क्या है? संशोधित किया है। इस चीज़ को समझना है यहाँ पे कि तेंदुलकर समिति ने मिश्रित संदर्भ अवधि, यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक समान गरीबी रेखा, यानी पीएलवी, यानी बास्केट बास्केट और स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय समावेशन के बारे में बताया है। जबकि रंगराजन समिति जो है ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अलग अलग उपभोग बास्केट बनाकर तेंदुलकर गरीबी रेखा को क्या किया है? संशोधित किया है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग आगे की। तो देखिए आगे में अगर बात करें हम लोग, तो देखिए इसके अलावा अगर हम जानकारी की बात करें तो इस चीज़ को समझिएगा। इसके अतिरिक्त क्या है? गरीबी रेखा जो है, गरीबी रेखा यानी विश्व बैंक द्वारा परिभाषित क्या क्या है इसका, कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन कर रहा है तो वो क्या है? गरीब है। वो क्या है? गरीब है। 2015 में था ये, तो उसे अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में रखा गया है। इसे मुद्रा स्थिति के साथ साथ कीमतों के हिसाब से समायोजित किया जाता है।
अब देखिए, अगर हम बात करें कुर्जनेट वर्क, यानी यह बाजार की शक्तियों के रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत करता है, जो दर्शाता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, आय असमानता पहले बढ़ती है और फिर क्या होती है, कम होती है। ये है कुजनेट वर्क, यानी कुजनेट वर्क वक्र जो आधार पे जो है ये क्या कहते हैं। बस अब देखिए, मुख्य रूप से ये जो बहुयामी गरीबी सूचकांक है, इस बहुयामी गरीबी सूचकांक में एक तो मैंने रखना है आपको कि नीति आयोग जारी करता है। वैश्विक बहुयामी गरीबी सूचकांक जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा क्या होता है, जारी होता है। तो मैंने याद रखना है यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी, यानी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है इसका 3 मेन रूप से क्या होता है, इसका सूचक संकेतक होता है। तो याद रखना है कुजनेट वर्क जो है ये याद रखना है, यह बाजार रेखा के चित्रण को प्रस्तुत करता है और इसका कहना है कि जैसे यानी अर्थव्यवस्था जो है, अगर मान लेते हैं इसका कहना है कि जो अर्थव्यवस्था जो है विकसित होती है तो आय असमानता पहले क्या होती है, बढ़ती है, फिर क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना। अब देखिए गिनी गुणांक को भी देख लेते हैं हम लोग। गिनी गुणांक गिनी गुणांक को समझते हैं। यह एक असमानता संकेतक है, याद रखना ये क्या है, एक असमानता संकेतक है जो जनसंख्या में आय वितरण को मापता है। याद रखना गिनी गुणांक जो है, यानी गिनी गुणांक कहता है असमानता संकेतक है जो जनसंख्या में आय वितरण को मापता है, और यह गुणांक 0 और 1 के बीच होता है, जो शून्य पूर्ण समानता दर्शाता है और एक पूर्ण असमानता को क्या करती है, दर्शाता है। तो याद रखना है कि ये गुणांक 0 और 1 के बीच होता है, और 0 जो है पूर्ण समानता को दर्शाता है और 1 जो है पूर्ण असमानता को दर्शाता है। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र की बात करें, ये आय या धन असमानता को रेखन चित्रित करती है। तो याद रखना है कि गिनी गुणांक जो है असमानता का संकेतक है, और जबकि लॉरेंज वक्र जो है धन असमानता का ये रेखा चित्रण करता है, यानी आय या धन का रेखा चित्रण करता है। चलिए अब इसी से संबंधित हम लोग अगला सूचकांक देखते हैं, वित्तीय समावेशन सूचकांक। क्या है वित्तीय समावेशन सूचकांक, क्या होता है। अब इस सूचकांक के बारे में, इसे 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा देश भर में वित्तीय समावेशन की स्थिति को आकलन करने के उद्देश्य से क्या किया गया था, जारी किया गया था। तो याद रखना है वित्तीय समावेशन सूचकांक के बाद 2021 में हुआ था, और ये किसके द्वारा जारी किया गया था, तो रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था पूरे संपूर्ण देश में, कि वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से। अब देखिए यह एक व्यापक सूचक है जिसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ साथ पेंशन क्षेत्र के विवरण यानी शामिल होते हैं। तो याद रखना है इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, तो इस चीज़ को समझना है। इसमें जो है बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ साथ पेंशन क्षेत्र को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, जो हर साल जुलाई में प्रकाशित होता है। और इनमें 3 व्यापक मानक शामिल हैं। एक तो है पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता। तो पहुंच कितना परसेंट है, 35% है। उपयोग कितना है, 45% है। और क्वांटिटी यानी क्वालिटी कितना है, गुणवत्ता कितना है, 20% का है। तो याद रखना है वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, और इसका मुख्य सूचक है बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक, पेंशन। और इसका मेन 3 व्यापक मानक है, पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्कोर का मान जो है 0 जो है पूर्ण वित्तीय बहिष्कार है, और 100 जो है पूर्ण वित्तीय समावेशन के बीच होता है। यानी 0 से लेके 120 तक का इसका क्या होता है, स्कोर कार्ड होता है। सूचकांक में एक गुणवत्ता मानक भी शामिल होते हैं, जो वित्तीय साक्षरता यानी गुणवत्ता मानक जो है वो किसको दिखाता है, वित्तीय साक्षरता को दिखाता है, उपभोग संरक्षण और सेवाओं में असमानता और कमियों द्वारा परिलक्षित वित्तीय समावेशन की गुणवत्ता पहलू को शामिल करता है। अब देखिए अगला अगर बात करें, वित्तीय समावेशन सूचकांक का निर्माण बिना किसी आधार वर्ष के किया गया है, और मार्च 2021 को समाप्त होने वाले अवधि के लिए एक वार्षिक वित्तीय समावेशन सूचकांक 53.9 है, जबकि मार्च 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए ये 43.4 था। ठीक है, चलिए तो मुख्य रूप से देखिए डाटा उतना नहीं समझना है, बट लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इसका जो है 3 चीज़ में मेन नहीं होता है,
पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता में मेनली होता है। इस चीज को समझना। किसके द्वारा जारी होता है वित्तीय समावेशन सूचकांक? तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि प्रासंगिक मापदंड के आधार पर वित्तीय समावेशन, यानी इस चीज को भी समझ लेना है थोड़ा सा कि प्रासंगिक मापदंड के आधार पर वित्तीय समावेशन की प्रगति और निगरानी करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, ये पूरा देश में वित्तीय समावेशन का आकलन करने में सहायक होती है। और याद रखना, डैशबोर्ड वर्तमान में आरबीआई द्वारा आंतरिक उपयोग के लिए किया जाता है। तो इस चीज को समझ लिए। वित्तीय समावेशन सूचकांक मुख्य रूप से ये इतना था। अब देखिए बात करते हैं अगला टॉपिक का है। अगला टॉपिक की अगर बात करें तो अगला टॉपिक है मेरा घरेलू उपयोग यानी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण। तो याद रखना है घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के बारे में। महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2017-18 घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी HCE से राज्य स्तरीय निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी CSE के बारे में यह एक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य देश भर में शहरी और ग्रामीण, याद रखना है, तो देश भर में शहरी और ग्रामीण दोनों पारिवारिक इकाई में उपभोगकर्ता खर्च पैटर्न पर जानकारी एकत्र करना। और यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी यानी NSO द्वारा हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। याद रखना घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण जो है महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2017-18 उपभोग के आधार पर निष्कर्ष प्रकाशित किया गया है। ठीक है तो याद रखना है इसके बारे में, यानी याद रखना है घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के बारे में। यह सर्वेक्षण का उद्देश्य देश भर में शहरी और ग्रामीण दोनों पारिवारिक इकाइयों के उपभोग खर्च पैटर्न पर जानकारी एकत्र करना। और यह सर्वेक्षण जो है 5 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, एकत्र किए गए डेटा से वस्तुओं और सेवाओं पर औसत व्यय का पता चलता है और घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय के साथ साथ MPC वर्गों में घरों और व्यक्तियों के विवरण का अनुमान करने में मदद मिलता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट देखिए। अगर तो अगला पॉइंट है आखिर सर्वे में 2017-18 में किया गया था। हालांकि सरकार ने गुणवत्ता के मुद्दों पर हवाला देते हुए परिणाम को क्या किया था, रोक दिया था। तो याद रखना है अब ये 5 साल में यानी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण जो है ये 5 साल में होता है। तो याद रखना मुख्य इसमें क्या क्या पॉइंट हो गया याद रखने के लिए कि महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2017-18 उपभोग सर्वेक्षण राज्य स्तर पर निष्कर्ष प्रकाशित किए थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है कि यानी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। क्या है ये महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र? क्या है ये महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जो है ये महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जो है यानी MSMEC बजट 2023-24 में क्या हुआ था, पेश किया गया था। ठीक है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम ये क्या है, क्या इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो महिला सम्मान बचत पत्र के बारे में ये जो है यानी MSSC यानी क्या है ये MSSC। ठीक है, तो इस चीज को समझना है। तो याद रखना है तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किसी महिला या बालिका द्वारा किसी भी डाकघर और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या योग्य निजी क्षेत्र के बैंक में खोला जा सकता है। तो याद रखना है महिला और बालिका द्वारा किसी भी डाकघर और सार्वजनिक क्षेत्र बैंक या योग्य निजी क्षेत्र बैंक में खोला जा सकता है। इसमें 7.5 की निश्चित ब्याज दर यानी वार्षिक रूप से समायोजित और 2 साल की परिपक्वता अवधि होगी, जिसमें न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपये अधिकतम 2 लाख रुपये होंगे। ठीक है, तो याद रखना महिला सम्मान बचत पत्र जो है ये है क्या। तो सबसे पहले याद रखना है ये महिला या बालिका द्वारा किसी भी डाकघर या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या
योग्य किसी निजी क्षेत्र के बैंक में खोला जा सकता है। तो याद रखना है, ये जो है प्रमाण पत्र जो है ये डाकघर में भी खोल सकते हैं या सार्वजनिक किसी बैंक में भी खोल सकते हैं, या फिर किसी योग्य एक निजी क्षेत्र के बैंक में भी खोला जा सकता है। यानी सरकारी बैंक में भी प्राइवेट बैंक में भी खोला सकता है या डाकघर में भी खोला जा सकता है। इसमें जो है 7.5 की एक निश्चित ब्याज दर जो है उसे मिलेगा और 2 साल की परिपक्वता अवधि भी मिलेगा, जिसका न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक की इसका होगा। ठीक है, महिला के लिए है। एक महिला या बालिका का अभिभावक जमा की अधिकतम सीमा के अधीन किसी भी संख्या में खाते खोल सकता है और पहला खाता खोलने के न्यूनतम 3 महीने के अंतराल के बाद दूसरा खाता भी खोला जा सकता है। तो याद रखना है, पहला खाता और दूसरे खाते के बीच में जो है कितने महीना का गैप होना चाहिए, 3 महीना का होना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं स्रोत पर कर कटौती के रूप में इस योजना में अर्जित ब्याज से कटौती नहीं की जाएगी। यानी याद रखना है कि स्रोत पर कर कटौती, यानी याद रखना है टीडीएस के रूप में इस योजना में अर्जित आय से कोई भी कटौती नहीं की, यानी कि इस आय से जो भी अर्जित होगा आपको इस पे टीडीएस आपका नहीं कटेगा। अब बात करते हैं लघु बचत योजना के बारे में। यानी लघु बचत योजना क्या होते हैं, तीसरे देखिए, छोटी बचत योजना जनता को सुरक्षित और आकर्षक निवेश विकल्प प्रदान करने और साथ ही विकास के लिए संसाधन जुटाने के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, ये योजनाएं सरकार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थान द्वारा शुरू की जाती है और पूरे देश में डाकघर से संचालित की जाती है। यानी डाकघर से क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। इन योजना के लिए ब्याज दर बैंक या सरकार द्वारा तय की जाती है और इसे समय समय पर क्या किया जाता है, अप टू डेट किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं ये इसका मुख्य बिंदु। तो याद रखना है, तो एक तरह से इस चीज़ को याद रखना है कि डाकघर मासिक आय योजना जो है यानी MIS जो है, यहाँ पर हर एक निश्चित ब्याज की राशि प्राप्त करने के लिए किसी भी डाकघर के एक निश्चित राशि का निवेश किया जा सकता है और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर कम जोखिम और निश्चित रिटर्न गारंटी वाला सरकार समर्थक कर बचत निवेश और इसे किसी भी डाक से खरीदा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ 1968 में पीपीएफ को पहली बार वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय बचत संस्था द्वारा जनता के लिए पेश किया गया था और यह एक दीर्घकालिक बचत है और निवेश उत्पादन है, क्योंकि यहाँ कर बचत और सुरक्षा रिटर्न दोनों प्रदान किया जाता है। एक तरह से समझ गए कि महिला सम्मान पत्र के बारे में इस चीज़ को समझना है। ये जो है ये पत्र के द्वारा जो है आप कहीं भी बैंक यानी डाकघर या सार्वजनिक बैंक किसी भी क्षेत्र के बैंक में आप खोल सकते हैं और कितने से कितने जमा राशि कर सकते हैं, 1000 से लेके आपको 2 लाख तक की राशि इस पर रखा जा सकता है। चलिए अब बात कर, मेनली इस चीज़ को याद रखना है। अब देखिए बात है सामर्थ्य अभियान। क्या है सामर्थ्य अभियान को समझना है। तो सामर्थ्य अभियान के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखना है कि 50, इस चीज़ को याद रखना है कि 50,000 ग्राम पंचायत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य अभियान प्रारंभ किया गया है। सामर्थ्य अभियान में जो है 50,000 ग्राम पंचायत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा के लिए सामर्थ्य अभियान को क्या किया गया, प्रारंभ किया है। देखिए इसके बारे में समझते हैं क्या है ये। तो याद रखना है ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्रालय द्वारा क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया है। एक मुख्य बात हो गई, यानी ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्रालय द्वारा इसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। अब देखिए अभियान का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर महिलाओं के बीच डिजिटल लेन देन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग, बस इसमें इतना ही है। तो इस चीज़ को याद रखना है, ये सामर्थ्य योजना इसका क्या है, इतना ही है। तो अब देखिए मुख्य रूप से आपको इस समझना है कि इस टॉपिक में देखिए अगर इस चैप्टर की बात करें यानी पहला चैप्टर की अगर बात करें तो पहला चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ लिए। एक तो हम पहला पढ़ लिए हम लोग ग्रामीण पहला क्या पढ़ें, यानी ग्रामीण बहुयामी गरीबी सूचकांक के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, बहुयामी गरीबी सूचकांक में क्या क्या हमने पढ़ा, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, वैश्विक बहुयामी गरीबी रिपोर्ट कौन जारी करती है, तो संयुक्त राष्ट्र यानी UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास सूचकांक के द्वारा होता है।
के द्वारा जारी किया जाता है, इस चीज़ को याद रखना। अब दोनों का पहल संकेतक क्या है, सेम है, पर 3 में क्या है, अंतर है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के बारे में। फिर मैंने बताया कि जो गरीबी है मेरा गरीबी जो है, उस गरीबी में याद रखना है बी एन डंडेकर और जो एन रथ 1971 में जो समिति था, यानी बी एन डंडेकर और एन रथ 1971 में जो समिति था, उसने कहा था कि 2250 कैलोरी प्रतिदिन प्रदान करने, उपभोग व्यय करने वाले गरीबी रेखा से क्या है, ऊपर है। उसके बाद आया वाई के टास्क फोर्स, यानी वाई के अलग टास्क फोर्स जो है 1979 में आया। इसका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी होना चाहिए और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी होना चाहिए। उसके बाद आया लकड़ावाला समिति जो है, इसका कहना कैलोरी खपत के आधार पर उपभोग व्यय होना चाहिए। फिर तेंदुलकर समिति आया, इसने मिश्रित संदर्भ अवधि दिया। फिर उसके बाद रंगराजन समिति जो है, इसने क्या किया, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को अलग अलग उपभोग बिस्केट बनाकर तेंदुलकर गरीबी रेखा को संशोधित किया। ठीक है, चलिए इस चीज़ को फिर हम लोग देखें। वित्तीय समावेशन किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या चीज़ को देखा जाता है, यानी बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन, इन तीनों चीज़ को देखा जाता है। इसमें जो है कितना पहुंच हुआ, इन क्षेत्र में इसका उपयोग कितना हो रहा है, इसका गुणवत्ता कितना है, इन सब चीज़ को देख लेना है। उसके बाद आया मेरा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण में क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये जो हर 5 साल पे जारी किया जाता है। तो याद रखना है 2017-18 में पेश किया गया था, उसके बाद फिर अभी वर्तमान में इसे पेश किया गया है। उसके बाद आया महिला सम्मान बचत योजना। महिला सम्मान बचत योजना मैंने आपको बताया कि महिला सम्मान बचत योजना जो, यानी जो प्रमाण पत्र है, ये महिला या बालिका द्वारा किसी भी डाकघर या सार्वजनिक क्षेत्र या किसी निजी बैंक में खोला जा सकता है। इसमें 7.5% का निश्चित ब्याज दर दिया जाएगा और 2 साल के लिए दिया जाएगा, जिसमें न्यूनतम जमा राशि 1000 से लेकर 2 लाख रुपये तक का किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद लघु बचत योजना को मैंने बताया। लघु बचत योजना जो ये छोटी बचत है, जनता को सुरक्षित और आकर्षक निवेश के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखना है कि ये योजना सरकार या सार्वजनिक निजी क्षेत्र बैंक और वित्तीय संस्था द्वारा प्रारंभ शुरू की जाती है और पूरे देश में डाकघरों के माध्यम से संचालित की जाती है। इस योजना पर ब्याज दर बैंक या सरकार द्वारा तय किया जाता है। उसके बाद मैंने बताया आपको सामर्थ्य योजना। सामर्थ्य योजना क्या है कि 50,000 ग्राम पंचायत को जो है डिजिटल लेन देन से क्या करना है, जोड़ना है। इसको जो है इसके यानी ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्रालय द्वारा इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है इस सामर्थ्य अभियान का कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के बीच लेन देन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं हम लोग अगला टॉपिक का। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है मेरा अगला चैप्टर की अगर बात करें तो अगला चैप्टर रोजगार एवं कौशल विकास। रोजगार एवं कौशल विकास के बारे में बात किया गया था, रोजगार एवं कौशल विकास। तो याद रखना है रोजगार एवं कौशल विकास की अगर बात करें तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, याद रखना है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की बात करें। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा यानी आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 को क्या किया था, जारी किया था। मेनली देखिए याद रखना है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यानी MOPE, एक तो ये पूछा जाएगा द्वारा आधारित यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण क्या किया जारी किया गया था। चलिए फिर हम जब अगर बात करें तो याद रखना इस चीज़ को। देखिए आज हम लोग जो है इस चैप्टर के बारे में ही देखेंगे। दूसरा चैप्टर जो हम लोग इसके बारे में हम लोग कल आपका अध्ययन करेंगे। तो कल इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रोजगार एवं कौशल के बारे में चैप्टर को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।